तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो गाइस आज अपन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं BRS। अब यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, इसका मतलब इसमें जो भी हमें रिकंसिलिएशन कराना होगा वो कहीं ना कहीं कुछ बैंक के आसपास की बातें हम करने वाले हैं। यानी हम बैंक की बात करेंगे और एक बात करेंगे हम कैश की, यानी कि एक तो बैंक पासबुक की बात करेंगे और एक कैश बुक की बात करेंगे। कैश बुक हम ऑलरेडी गाइस पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर हम जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम आपको बैंक पासबुक के बारे में भी समझाएंगे। ठीक है गाइस, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ जी इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन हमें देना है। यानी हमें बात करें तो टोटल पहले बैंक का इंट्रोडक्शन इसके अंदर देने का है, यानी कि बैंक क्या क्या करती है। यानी अपन को अच्छे से पता है कि कोई भी बिजनेसमैन है वो अपने सारे के सारे ट्रांजैक्शनों को आज की डेट में किसके थ्रू करना चाहता है, बैंक के थ्रू सारे एडजस्टमेंट करना चाहता है। आ रही बात समझ में आपको, यानी किसके थ्रू करना चाहता है सारे ट्रांजैक्शन, बैंक के थ्रू। यानी वो जितनी भी रिसीट है वो बैंक के थ्रू करना चाहता है, जितने भी पेमेंट है वो भी बैंक के थ्रू करना चाहता है। यानी जितना पेमेंट करेगा वो बैंक के द्वारा करेगा और जितनी भी रिसीट करेगा वो बैंक के द्वारा रिसीट करेगा। ठीक है गाइस, ये तो रही इसकी बात। अब इसके बाद हम दूसरी बात अगर हम करें तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ, यानी कि अगर बात करें कुछ हिस्से तक, यानी कि कुछ लिमिटेशंस हैं जिसमें कि उससे ज्यादा पेमेंट हम कैश में नहीं कर सकते। लिमिटेशंस हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आप इतने रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कैश में नहीं कर सकते। तो वो भी ट्रांजैक्शन हमें किसके थ्रू करना पड़ता है जी, बैंक के थ्रू करना पड़ता है, यानी बैंक के द्वारा हम उस ट्रांजैक्शन को करते हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और अब बात करते हैं जो बैंक है, ये बैंक आपको यानी कस्टमर को कौन कौन सी सुविधाएं भी देती है जी, बहुत सारी सुविधाएं देती है। आजकल सारा काम जी बैंक के द्वारा ही किया जाता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें बैंक की, तो बैंक सबसे पहले आपको एक अच्छी सी बात देती है कि वो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बैंक आपको ओडी की लिमिट आपको प्रोवाइड कराती है, जिसको अपन बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। आ रही बात समझ में, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक हमें छोटे छोटे लोन, मतलब कुछ अमाउंट के लोन, ठीक है, दे देती है, यानी प्रोवाइड कराती है, जिससे कि हमारे बिजनेस की जो एक्टिविटीज है वो क्या रहे, हमेशा कंटिन्यू रहे। मतलब कभी भी बिजनेस इस तरीके से ना हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो बैंक प्रोवाइड कराती है बिजनेसमैन को एज अ लोन के रूप में। ठीक है जी, जिससे क्या हो, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहे, उसमें एक्टिविटीज हमेशा होती रहे। ठीक है जी। तीसरी बात करें तो आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बिजनेस के अंदर हम जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो हमारा रेंट हो, चाहे वो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम हो, चाहे वो अदर कोई भी एक्सपेंसेस हो, ठीक है, तो सारे के सारे जो एक्सपेंसेस है हम किसके थ्रू करना चाहते हैं, बैंक। यानी कि बैंक हमारे से एक चीज लेती है जिसका नाम होता है स्टैंडिंग। ठीक है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है वो कस्टमर बैंक को देता है और कस्टमर क्या करती है, कस्टमर के बिहाफ पे उनकी जो एक्सपेंसेस है उनको क्या कर देती है जी, पेड कर देती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ऑनलाइन पेड हो जाता है जी, बैंक में आप करवाएंगे स्टैंडिंग चार्ज, अगर आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन उनको दे देंगे तो बैंक आपके अकाउंट से उनको पेड कर देगी, आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अपन लोग ड्यू डेट भूल जाते हैं बिल की, तो उस पर हमारा चार्ज लग जाता है, बैंक उसे भी बचा लेती है, क्योंकि आपको डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो बैंक अपने आप पेमेंट को कर देती है ड्यू डेट से पहले पहले। ठीक है जी। उसके बाद जी अगर बात करें जितने भी आप सिक्योरिटीज परचेस करते हैं, शेयर्स परचेस करते हैं, जो भी आप परचेस करते हैं, सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट जो भी परचेस करते हैं वो बैंक के थ्रू क्या कर सकते हैं, पर परचेस कर सकते हैं और बैंक के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे सेल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है जी। उसके बाद अगर अपन बात करें तो बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेती है हमारे बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे, डिविडेंड कलेक्ट कर लेती है कस्टमर के बिहाफ पे, यानी जितनी भी आपके एक्सटर्नल सोर्स से जो भी आपकी इनकम आ रही है, यानी कि डिविडेंड आ रहा है, आपका इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो सब आपके बैंक अकाउंट में बैंक कर लेती है ट्रांजैक्शंस। बात समझ में आ रही है। तो इतनी सारी सुविधाएं हमें कौन दे रही है आजकल, बैंक दे रही है। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, सारे के सारे ऑनलाइन पेमेंट हो जाते हैं, आपको पता है, बैंक के द्वारा। बात समझ में आ रही है। तो कुछ इस तरीके से है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की कहानी। तो ये इंट्रोडक्शन है, बैंक के बारे में बताया, आपको कौन कौन सी सुविधाएं देती है ये भी अपन ने बताया है जी। ठीक है,
अब बात करते हैं बैंक पासबुक की। तो गाइस बैंक पासबुक अपन अच्छे से जानते हैं, सारे स्टूडेंट्सों ने बैंक पासबुक देखी होगी हर बैंक की। तो बैंक पासबुक के अंदर क्या होता है, कुछ 5-6 कॉलम होते हैं। जैसे एक होता है डेट का कॉलम, एक होता है पर्टिकुलर का कॉलम, एक होता है डीआर का कॉलम विथड्रॉ, एक होता है सीआर यानी डिपॉजिट, और एक होता है जी बैलेंस का कॉलम। तो अब जरा हम बैंक पासबुक के बारे में बात करेंगे। तो अपन इधर में दो चीज बता रहा हूं। एक बैंक पासबुक जो होती है ना जी, यानी बैंक पासबुक को कौन बनाता है, बैंक बनाता है, ठीक है। और कैश बुक को कौन बनाता है, हम बनाते हैं, यानी कस्टमर खुद बनाता है। तो बैंक क्या कहती है, तो बैंक ये कहती है कि अगर उसके पास कोई पैसा अगर आता है तो वो आपके अकाउंट में उसे क्या करती है जी, सीआर करती है। और अगर आप पैसा निकालते हैं तो उसे क्या करती है, डीआर, यानी डिपॉजिट करेगी तो सीआर बैलेंस, और अगर आप विड्रॉ कर लोगे पैसा तो आपको अकाउंट जो है वो डीआर कर देती है। अब ये सीआर डीआर का क्या मतलब है, जबकि अपन ने कैश बुक में अच्छे से पढ़ा है कि कैश जब आता है तो सीआर और जब कैश जाएगा तो डीआर, ठीक है जी। अब बात सुनो, और बैंक भी का कॉलम भी हम बनाते हैं कैश बुक के अंदर, तो पैसा आता है तो डीआर और जाता है तो सीआर। लेकिन ये जो बैंक पासबुक है ये हम नहीं बनाते हैं, ये बैंक बनाती है। तो बैंक के नजरिए से जरा आप सोचो कि अगर कस्टमर बैंक में पैसा डिपॉजिट कराएगा, कस्टमर ने पैसा दिया बैंक को, ठीक है, बैंक की लायबिलिटी है या नहीं, मतलब बैंक को पैसा देना है या नहीं देना कस्टमर का, जब भी कस्टमर मांगेगा, तो इसलिए वो हमारा बैलेंस क्या करके रखती है जी, सीआर करके रखती है। अगर आप बैंक से पैसा निकालते हैं, या तो आप बैंक से विड्रॉ करें या एटीएम से विड्रॉ करें, जब आप पैसा निकाल लेते हैं तो वो आपका बैलेंस कम हो जाता है, तो वो क्या कर देती है जी, डीआर कर देती है। तो ये सीआर और डीआर है, ये है जी बैंक पासबुक। बात समझ में आ रही है, कस्टमर के लिए दी जाती है, जिससे कि अगर कोई भी गड़बड़ होती है, कोई भी एरर आती है, तो जो कस्टमर है वो पासबुक को लेके जाएगा बैंक में, बताएगा बैंक को कि ये एरर है, मेरे पास मैंने इतना पैसा डिपॉजिट कराया है, मैंने इतना विड्रॉ किया है, ये सारे मेरे पास स्टेटमेंट है, लेकिन बैंक पासबुक कुछ और बता रही है। तो अगर कोई एरर भी होता है तो पासबुक लेके कस्टमर अगर बैंक जाता है तो वो एरर को भी क्या किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। तो इसलिए हम बैंक पासबुक दी जाती है बैंक के द्वारा, किसको जी, कस्टमर के द्वारा, कस्टमर को। और बैंक पासबुक बनाता कौन है, बैंक। बात समझ में, इसीलिए सीआरडीआर का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं जी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि चैप्टर 9 नाम है, और हमें रिकंसिलिएशन करना है। किसका रिकंसिलिएशन करेंगे, यानी कि हमें कैश बुक का और पासबुक का रिकंसिलिएशन कराना है। कैश बुक का कौन सा कॉलम, केवल बैंक कॉलम, और पासबुक, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कराएंगे, रिकंसिलिएशन कराएंगे। इन दोनों में कुछ एरर हो जाती है, यानी कि इन दोनों के जो बैलेंसेस है वो मिसमैच हो जाते हैं, उनको मैच कराएंगे, उसे अपन बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है जी। अब वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिससे इनके बैलेंस मिसमैच हो जाते हैं, वो ये नीचे कुछ पॉइंट है जो कि अभी अपन बात करेंगे इसकी आगे। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, यानी कि कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक, इन दोनों के बीच क्या जाता है, कुछ एरर हो जाती है, उस एरर को कंप्लीट करते हैं, मतलब खत्म करते हैं, ठीक है। तो मिसमैच को हम क्या करा देते हैं, मैच करा देते हैं, उनके बैलेंसेस को, उसे हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब उनके बैलेंस मिसमैच क्यों होते हैं, उसके कुछ कारण है जो कि अपन अभी नीचे पढ़ने वाले हैं, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बीआर जी, बहुत ही अच्छा पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ बीआर, यानी इंपॉर्टेंस क्या है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। सबसे पहली बात तो एक पॉइंट है जी, कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक के बीच में जो भी एरर होती है वो हम सही कर सकते हैं, एक ये इंपॉर्टेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंस है कि बैंक का जो बैलेंस है हमें एक्चुअलिटी में पता लग जाता है, एक्चुअल बैलेंस है क्या, ये इसकी एक इंपॉर्टेंस है। बात समझ में आ रही है। तीसरी बात अगर अपन करते हैं तो जो आपके बिजनेस में कैशियर है, अगर कैशियर ने आपकी कैश बुक में तो पैसा डिपॉजिट कर दिया है, उसने लिख दिया, लेकिन वो पैसा जो था उसने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, तो वो अगर एरर होती है तो उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, फाउंड आउट कर लेते हैं। इसमें ये है कि इंपॉर्टेंस है बीआरएस का, अगर कोई मिस्टेक होती है वो भी हमें पता चल जाती है। अगर उसने कोई फ्रॉड किया है कैशियर ने तो वो भी हमें पता चल जाता है। तो वो किसके द्वारा पता चलता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के द्वारा पता चलता है। इसीलिए क्या है जी, इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है ये कि कैशियर ने, यानी कि हमारी कैश बुक में तो पैसा डिपॉजिट कर दिया है लेकिन वो बैंक में तो अभी डिपॉजिट हुआ ही नहीं है, तो पैसा कहां गया, तो उसका भी हमें पता चल जाता है, उस फ्रॉड का भी, ठीक है। तो हम जब मैच कराते हैं कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक को, ठीक है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंस थे बीआरएस के। अब गाइस बात करेंगे अपन कॉज ऑफ डिफरेंसेस। तो भैया इसमें डिफरेंसेस आने के कारण क्या है भैया, तो इसमें पहला लिखा हुआ है जी टाइमिंग, दूसरा लिखा हुआ है जी ट्रांजैक्शन, तीसरा लिखा हुआ है जी एरर। टाइमिंग की बात बता देते हैं कि जब हम एक इसको एग्जांपल से समझते हैं, टाइमिंग का आपको ऑटोमेटिकली बात समझ में आ जाएगी।
अपन ने मान के चलते कस्टमर ने यानी हम बिजनेसमैन है, बैंक के हम कस्टमर है, हमने किसी को चेक काट के दिया। तो जैसे मैंने आज किसी को चेक काट के दिया, मतलब मुझे किसी को पेमेंट करना था और मैंने उसको चेक काट के दे दिया, तो मैंने जिस भी पार्टी को चेक दिया तो मैंने अपने यहाँ तो ये आज ही क्या कर लिया, इसकी एंट्री कर ली कि मैंने जो पैसा दिया है, यानी चेक से जो पैसा दे दिया उसमें मैंने बैंक को अपने में क्या कर लिया है, सीआर कर लिया, मतलब मैंने अपने यहाँ पे कैश में उस पैसे को काट लिया। आज की डेट है, ठीक है। लेकिन वो जिस पार्टी को हमने दिया वो चेक कब बैंक में जाके डिपॉजिट कराएगा, कब हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, तो वो टाइमिंग अलग अलग हो जाती है। मैंने तो आज ही पैसा काट लिया लेकिन बैंक में आज पैसा नहीं कटा है, तो वो टाइमिंग का डिफरेंस हो जाता है, तो इसलिए हमारे जो मिसमैच हो जाते हैं बैलेंसेस, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो केवल बैंक के थ्रू होते हैं, हमें पता ही नहीं चल पाता है। तो जैसे कि मान के चलते बैंक हमें इंटरेस्ट डिपॉजिट करती है हमारे सेविंग बैंक अकाउंट पे, यानी सेविंग बैंक अकाउंट में सबको पता है कि इंटरेस्ट मिलती है, तो वो इंटरेस्ट बैंक ने हमारे अकाउंट में क्या कर दिया जी, क्रेडिट कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। लेकिन हमें कब पता चलेगा, जब हम पासबुक को देखेंगे। तो इस तरीके के कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि कारण भी हमारा क्या हो जाता है, मिसमैच हो जाता है। और कुछ एरर्स होती है, और जो कि एरर होती है जो कि मिसमैच हो जाता है बैलेंस उन एररों से, जैसे कि अपन ने एरर पढ़ ली है, एरर ऑफ ओमिशन वगैरह है, कुछ गलती यानी कि हमने कुछ कैश बुक में एंट्री कर रखी है लेकिन वो बैंक में नहीं हो रही है। तो इस तरीके से अगर कोई भी एरर होती है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और उसको भी हम क्या करेंगे, सही करेंगे। तो गाइस कुछ ये है, टाइमिंग के कारण कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, ट्रांजैक्शंस के कारण कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, और एरर के कारण भी क्या जाते हैं जी, डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो आई होप कि गाइस आपको अच्छे से समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। इंट्रोडक्शन समझे अपन ने, बैंक पासबुक समझे अपन ने, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो कि अपन इसमें पढ़ेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन यानी कैश बुक का कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक, और एक पासबुक, दोनों क्या कराते हैं, मैच कराते हैं। तो ये मिसमैच होते हैं और जो वो कारण ये दे रखे हैं जो कि हम अभी अपन समझने वाले हैं, ठीक है। तो अपन ने कॉज ऑफ डिफरेंस समझे, मेनली तीन टाइप के होते हैं, टाइमिंग का, ट्रांजैक्शंस का और एरर का। तो इसमें ये सब कुछ मिलके आएंगे, इसमें टाइमिंग का भी है, एरर का भी है और किसका कीजिए, ट्रांजैक्शन का भी है। तो ठीक है, तो गाइस अपन एक एक पॉइंट करके समझेंगे, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है जी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तो गाइस इसका क्या मतलब है, तो इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। तो मैं गाइस ऊपर से इसको इरेज कर रहा हूं और अच्छे से इसको अपन समझेंगे, ठीक है। तो जिससे कि आपको क्या होगा, चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, एक एक क्वेश्चन अपन अच्छे से इसके कर लेंगे। तो पहला लिखा हुआ है जी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। हमने चेक इशूड करा, मतलब हमने किसी पार्टी को चेक दे दिया, ठीक है जी। तो हमने किसी पार्टी को जब चेक दिया था तो हमने तो ये आज ही माइनस कर लिया। सपोज दैट आज की कोई भी डेट मान लेते हैं, आज मान के चलते हैं कि आज जो तारीख है वो है जी हमारी 28, ठीक है। मान के चलते हैं 28 मार्च 2020, ठीक है, 28 मार्च 2020 मान ली। तो चेक जो है वो 28/3/2020 को हमने किसी को दिया, हमने तो उसी दिन माइनस कर लिया। लेकिन जिस पार्टी को दिया था वो अभी बैंक लेके ही नहीं गई है, तो क्या बैंक में से वो पैसा माइनस हुआ होगा, बिल्कुल नहीं हुआ होगा जी। तो इस कारण भी मिसमैच हो गया, यानी चेक इशूड तो हमने कर दिया बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। मतलब हमने पार्टी को 28/3/2020 को चेक काट के दे दिया, वो पार्टी ले भी गई चेक, लेकिन उसने भी बैंक में क्या कराया नहीं है, डिपॉजिट ही नहीं कराया है। इसका मतलब हमारे बैंक में से पैसा माइनस ही नहीं हुआ। लेकिन हमारे यहाँ पे जो ये कैश बुक है इसमें पैसा क्या हो चुका है, माइनस हो गया है, लेकिन इसमें पैसा माइनस नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया जी, मिसमैच हो गया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, हमने तो चेक जो जब इशू किया था तभी हमने एंड टू एंड माइनस कर लिया कि हमारा इतना पैसा खत्म हो गया। मतलब मान के चलते 20,000 रुपए का चेक दिया था तो अपन ने 20,000 रुपए क्या कर लिए, माइनस कर लिए। लेकिन अभी हमारे बैंक में से 20,000 माइनस हुए ही नहीं है, क्योंकि वो पार्टी अभी कहां है, बैंक लेके ही नहीं गई उस चेक को, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आएगा, इस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। तो मिसमैच का कारण बना है, पहला पॉइंट है ये, जो कि चेक इशूड तो कर दिया बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ठीक है। यानी कि हमारी कैश बुक में से तो माइनस हो गया जी, लेकिन ये बैंक में अभी माइनस नहीं हो। मैं कैश बुक की बात कम कर रहा हूं, इसका मतलब बैंक कॉलम की भी बात कर रहा हूं, ठीक है। और यहाँ बैंक की बात कर रहा हूं यानी पासबुक की बात कर रहा हूं, इसमें से माइनस हुआ नहीं है, तो दोनों की जो बैलेंसेस है उन दोनों में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या होगा जरा समझो, इधर तो माइनस होगा 20,000 और इधर कुछ हुआ ही नहीं है, तो आ गया ना जी 20,000 रुपए का डिफरेंस, तो सीधा सीधा आ गया, ठीक है। अब ये हो गया पहला पॉइंट। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। तो दूसरा पॉइंट है, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड। चेक पेड किया इनटू द बैंक में बट नॉट क्लियर, मतलब हमें किसी पार्टी ने चेक दिया था, तो जब हमें किसी पार्टी ने चेक दिया, मान के चलते 50,000 रुपए का चेक दिया, तो उसने दिया, मैंने तो वो प्लस कर लिया जी उसी दिन, क्या कर लिया जी, 50,000 रुपए प्लस कर दिए, किसी पार्टी ने मुझे चेक दिया। लेकिन
वो अभी बैंक में जब हमने डिपॉजिट कराया तो वो अभी क्लियर ही नहीं हुआ है, और जब तक वो चेक क्लियर नहीं होगा तब तक मेरे जो प्लस नहीं होंगे कितने रुपए, 50,000 रुपए, तब तक क्या नहीं हो सकते, प्लस होंगे, क्योंकि वो क्लियर ही नहीं हुआ ना। मतलब हमें जब पार्टी ने दे दिया 50,000 रुपए का चेक, यानी हमें किसी से पैसा लेना था, उसने हमें चेक दे दिया 50,000 रुपए, हमने अपनी पासबुक में यानी कैश बुक में सॉरी ऐड कर लिए कैश बुक में, लेकिन पासबुक में वो ऐड ही नहीं हुआ क्योंकि वो क्लियर ही नहीं हुआ है। जब तक बैंक उसे क्लियर नहीं करेगी तो वो पासबुक में कहां से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये है सेकंड पॉइंट, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर, यानी हमने तो ऐड कर लिया लेकिन बैंक में भी वो क्लियर ही नहीं हुआ तो इसलिए बैंक ने वो ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे भी 50,000 रुपए का जो है डिफरेंस आ जाएगा। आई होप कि गाइस आपको ये सेकंड पॉइंट भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है जी। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कैश बुक और यहाँ लिख देता हूँ जी पासबुक, ठीक है, आपको और भी अच्छे समझ में आए। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अब बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड करी, इंटरेस्ट अलाउड करी इसका मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दी, हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दी। अब यहाँ पे तो पैसा हो गया है जी प्लस, ठीक है, बैंक यानी पासबुक में तो हो गया पैसा प्लस, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है, तब ये हमें पता कब चलेगा जब हम पासबुक को देखेंगे। तो हमारे यहाँ पे तो अभी ये ऐड हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा जी, मिसमैच का कारण बन जाएगा एक और। बात समझ आ रही, बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउड किया तो हमने तो पैसा ऐड कर दिया, वो बैंक में पासबुक में तो ऐड हो गया वो, लेकिन हमारी कैश में तो वो ऐड हुआ ही नहीं है, तो ये डिफरेंस भी बनेगा इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। आई होप गाइस ये भी आपको समझ में आया होगा। अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि इंटरेस्ट, यहां पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अब सुनो, यानी कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट कर लिया इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, हमने कोई इन्वेस्टमेंट करा उस पर हमें इंटरेस्ट मिलती होगी तो वो, और डिविडेंड यानी कि हमें शेयर्स में जो डिविडेंड्स वगैरह मिलते हैं वो कलेक्ट कर लिया बैंक ने। अब ये बैंक में तो हो गई जी प्लस, यानी बैंक ने तो हमें डिपॉजिट कर दिया, यानी हमारा बैलेंस प्लस कर दिया, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है, तो इसलिए हमारी कैश बुक में तो वो प्लस हुआ ही नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक हम पासबुक को नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो हमें नहीं पता, बैंक ने तो प्लस कर दिया, हमारा क्रेडिट कर दिया, लेकिन हमारी कैश बुक में हमें पता ही नहीं, तो हमने वो क्रेडिट किया नहीं है, सॉरी क्रेडिट नहीं है, प्लस किया ही नहीं है। यहाँ पे क्रेडिट होता है और यहाँ पे डेबिट होता है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमें पता ही नहीं, तो हमने वो प्लस किया ही नहीं, तो ये भी एक मिसमैच का क्या बनेगा जी, कारण बनेगा, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने तो ऐड कर लिया लेकिन हमारी कैश में वो अभी ऐड हुआ ही नहीं क्योंकि हमें पता ही नहीं है, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, और नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अपना इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय द बैंक। इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस, मैंने आपको बोला था कि अगर आपके में स्टैंडिंग यानी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं बैंक को, तो बैंक आपका इंटरेस्ट काट लेगी, ठीक है जी, और एक्सपेंसेस चार्ज कर लेगी। तो अब ये इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज कर लिए बैंक ने, यानी बैंक ने तो वो माइनस कर रखे हैं, बैंक ने तो माइनस कर लिए यानी डीआर कर दिया, लेकिन हमें तो यहाँ पे पता ही नहीं है, तो हमने तो ये माइनस किया ही नहीं है, तो ये भी एक मिसमैच का क्या बन जाएगा जी, कारण बनेगा कि इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक, बैंक ने चार्ज कर लिया, हमें पता ही नहीं है, हमें कब पता चलेगी, हम पासबुक को देखेंगे, तो वो मिसमैच का एक कारण बनेगा। तो गाइस आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बात समझ में आ रही है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप लोग इतना मतलब तकलीफ में आ जाते हैं जब आप पासबुक की एंट्री करा के लाते हैं ना जब बैंक से, तो आप देखते हैं भाई बैंक ने यार इस चीज का पैसा क्यों काट लिया 177 रुपए, ये रुपए क्यों काट लिए, ये रुपए क्यों काट लिए, तो वो सारी चीजें अपन देखते हैं कि भैया फिर वो उसमें लिखा होता है, फिर हम देखते हैं अच्छा ये इस चीज का चार्ज है, डेबिट कार्ड का चार्ज काट लिया है या वो मेंटेनेंस का चार्ज काट लिया है, ठीक है, जो अगर आपका बैलेंस जितने रुपए रखना चाहिए उससे कम रखा है तो उसका चार्ज काट लिया, तो वो सारे आपको पता चल जाते हैं, तो वो बैंक काट लेती है। उसके बाद आता है डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। अब डायरेक्ट पेमेंट करती है बैंक, यानी कि आपने रेंट के लिए बोल रखा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए बोल रखा है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए बोल रखा है, स्टैंडिंग चार्जेस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है, तो वो आपका डायरेक्ट पेमेंट कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का डायरेक्ट पेमेंट कर देती है, तो ये हमें पता नहीं है, यानी बैंक ने तो ये माइनस कर लिया होता है, ठीक है, बैंक हमारे अकाउंट को डीआर कर देती है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे तो माइनस करते ही नहीं कैश बुक में, तो हमारा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा बोलता है, तो ये भी एक मिसमैच का कारण बन जाता है, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक। बात समझ में आ रही है। उसके बाद आता है डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय कस्टमर। ऐसा ही डायरेक्ट पेमेंट हो गया इनटू द बैंक बाय कस्टमर, कस्टमर के द्वारा, कोई हमारा कस्टमर हुआ बिजनेस का, उसने डायरेक्ट हमारा पैसा जो डिपॉजिट करा दिया बैंक में, अब वो बैंक में तो जी प्लस हो गया, ठीक है जी, अब वो बैंक में प्लस हो गया, बैंक वालों ने तो क्रेडिट कर दिया यानी प्लस हो गया, लेकिन वो हमें आपको तो पता ही नहीं है, और हमने तो क्या करा है, अभी वो प्लस किया ही नहीं है। बात समझ में आ रही है, अभी हमने क्या नहीं करा, प्लस नहीं करा, तो हमारा बैंक यानी कि जो पासबुक का बैलेंस है वो ज्यादा बोलेगा और कैश बुक का बैलेंस क्या बोलेगा जी, कम बोलेगा। आई होप ये भी
आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, यानी कि अपन ने क्या करा, डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया है हमारे किसी कस्टमर ने सीधे बैंक में पैसा, तो बैंक में पैसा तो इंक्रीज हो गया, क्रेडिट हो गया, लेकिन हमें कैश में अभी पता ही नहीं है, हम पासबुक को देखेंगे तो हमें पता चलेगा। तो ये भी एक मिसमैच का कारण है। उसके बाद बात करते हैं डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। ऐसा था किसी कस्टमर ने हमें चेक दिया था और वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराया, और बैंक में डिपॉजिट कराया यानी हमने तो प्लस कर लिया था, मान के चलते 5000 का चेक था, हमने 5000 प्लस कर लिए, ठीक है। और बैंक में वो 5000 रुपए का जो पेमेंट था, यानी कि जो हमारे को मिलना था, कोई कस्टमर ने हमें दिया था, वो हमने 5000 रुपए का जो चेक था बैंक में डिपॉजिट कराया, और वो हुआ जी डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया जी। तो ये 5000 रुपए हमारे बैंक में ऐड ही नहीं हुए, लेकिन हमने 5000 रुपए ऐड कर रखे। और दूसरी बात, इस पर अगर कोई भी चार्जेस अगर और लगेंगे तो वो चार्जेस भी बैंक माइनस करेगी। मान के चलते 500 रुपए का इस पे चार्ज लग गया, ठीक है जी, तो 500 रुपए माइनस और हो गए बैलेंस, यानी कि 5000 रुपए तो हमारे प्लस हुए ही नहीं, और जो क्योंकि डिसऑनर हो गया तो 500 रुपए का चार्ज और लग गया, तो हमारे यहाँ से बैंक पासबुक हमें 500 रुपए से और डीआर कर देगी। 5000 ये तो डिपॉजिट होंगे ही नहीं, उस पर जो चार्ज लगा है 500 का वो हमारे में से माइनस हो जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं है, तो ये भी मिसमैच का एक कारण बनेगा। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ रही, डिसऑनर हुआ है बिल तो उस पर चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो जो चार्जेस लगे 500 मान के चलते 5000 के बिल पे, यानी कि 5000 का चेक है, इसमें 500 का चार्ज लगा है, बैंक ने ही माइनस कर लिया है, ठीक है गाइस। तो अब ये भी अपन का क्या है, मिसमैच का एक कारण बनेगा। उसके बाद बिल कलेक्ट करेगी बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे बिल कलेक्ट करेगी, तो वो उसके हाथ पैसा वो तो ऐड कर लेगी यानी पासबुक के अंदर, और ये बात हमें अभी पता नहीं है कि उसने कौन सी डेट को कलेक्ट किया है और कब ऐड किया है। जब हम पासबुक देखेंगे तब हमें पता चलेगा, तो ये भी एक मिसमैच का कारण बनेगा पासबुक और कैश बुक के बीच में। तो ये कुछ मिसमैच के कारण है। और गाइस ये एक पॉइंट अभी मैंने आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर समझाया है, इसका एक प्रैक्टिकल लेंगे जब हम ये आपको पॉइंट और भी अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि चेक इशूड का मतलब क्या है, चेक पेड का मतलब क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट अलाउड का मतलब ये मतलब अपन को पता होने चाहिए, तो अपन इजीली इनको क्वेश्चंस में कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। सारे पॉइंट क्वेश्चन में आएंगे तब हम यहाँ पे और भी अच्छे से इसको समझ पाएंगे। आई होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यानी कि चेक करेंगे अपने कितने पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट आज अपन ने पढ़ लिए हैं, और इसके जो भी बचे कुछ पॉइंट होंगे वो कवर करेंगे, इसके और अपन जो इसका इलस्ट्रेशन करेंगे, इसका प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क भी अपन करने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो ये था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो कि अपन ने आज स्टार्ट किया था, इसका आज पहला लेक्चर था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, ठीक है गाइस। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, जैसे कि आज अपन जो भी पॉइंट इसमें पॉइंट लिए, अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, मैं उसको 100% आपके लिए सॉल्व करके दूंगा, आपको बताऊंगा, आपको कोई भी तकलीफ नहीं आने दूंगा, ठीक है जी गाइस। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी, क्योंकि अपना जो टारगेट है वो है फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर करना। मैं आपको पूरा का पूरा फाउंडेशन सिलेबस कराने वाला हूं YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपके लिए रहने वाला है, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं आज अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।